हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 2 पेपर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में आप व्यावसायिक नियामक रूपरेखा भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो टोटल सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें कुल आपके जो यूनिट्स हैं वो टोटल 5 यूनिट हैं। जो पहला यूनिट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट है। दूसरा जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तीसरा जो यूनिट है उसमें 2 एक्ट हैं, एक तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बहुत कम क्वेश्चन आता है, मतलब सिंपल सा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे ही आता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी लिमिटेड सा ही क्वेश्चन आता है और इंडियन कंपनीज एक्ट से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा नहीं आता। ट्रू फॉल्स भी बहुत कम आता है। इसके बाद जो 5वां यूनिट है उसमें पार्टनरशिप एक्ट है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट दोनों है, मतलब एक तो पुराना वाला पार्टनरशिप भी है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी है, एज वेल एज लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 भी है यहाँ पर। तो ज़्यादातर यूनिट नंबर 5 से जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, या पार्टनरशिप क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें भी सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। करीब करीब एग्ज़ाम में उससे अगर मान के चले तो 50 नंबर का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको बहुत अच्छे से करना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ सभी चैप्टर से रिलेटेड, कि अगर आपके पास बुक हो और आपको पूरा यूनिट का पता हो तो आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास गेस्ट पेपर होगा तो गेस्ट पेपर से भी वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप उठा के बहुत आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो आसान सा चैप्टर है उसका क्वेश्चंस हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में। जैसे कि जो सबसे आसान सा आपका इसमें यूनिट रहेगा वो रहेगा आपका इंडियन कंपनीज एक्ट। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इससे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कंपनीज क्या है, कंपनी की परिभाषा दीजिए, कंपनी की विशेषता के बारे में बताइए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, और कंपनीज के टाइप्स आ जाएंगे लिखने के लिए। उसके बाद एजीएम के बारे में आएगा, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जैसे कि 4 तरह के कंपनी के मीटिंग होते हैं, तो उसमें एक एजीएम बुलाने का क्या क्या रूल्स है और कब कब बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा कि फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। इसके अलावा जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये है कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, तो उनको थोड़ा सा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर होता है, तो ये आप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे आसान सा यूनिट है, मतलब जिससे लिमिटेड क्वेश्चंस आता है, वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि एक बार अमेंडेड भी हुआ है 2002 में, अमेंडेड एज अमेंडेड आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर भी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है, 2 ही क्वेश्चंस ही आप याद करके जाइए। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिजरी नोट और चेक के बारे में आपको पढ़ना है। इन तीनों के बीच में जो डिफरेंसेस होगा वो भी आप थोड़ा सा याद कर लेना। इसके बाद होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लगभग हर साल एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रहते ही हैं, तो इसको आप याद कर लें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। तो आई होप ये कंपनीज एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या क्या आएगा ये तो आपको पता लग गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के साथ एक और भी कानून है जो आपको पढ़ना है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उसके बारे में भी मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि आप कंज्यूमर क्या होता है वगैरह वगैरह क्वेश्चन सब उसमें आते हैं, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। फिर सबसे अच्छा जो यूनिट है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और ये आसान भी बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर लेकिन आसान है। इसके जब आप आंसर सबको पढ़ेंगे गेस्ट पेपर या बुक से, तो आपको ना ये बहुत ही आसान लगेगा। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर आप अपने भाषा में लिख भी सकते हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि सेल क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, कंडीशन और वारंटी क्या होता है, मतलब शर्त और आश्वासन जैसे होता है, कोई आप सामान खरीदते हैं तो आपको वारंटी मिलता है या कंडीशंस उसके साथ कुछ होता है, तो वो क्या है, दोनों में अंतर क्या है। और अनपेड सेलर क्या है, अदद विक्रेता जिसको आप हिंदी में कहते हैं। तो अनपेड सेलर क्या है, मान लीजिए किसी ने सामान बेचा है लेकिन उसे अभी तक पैसा नहीं मिला है,
तो ऐसे सेलर को अनपेड सेलर कहा जाता है। तो अनपेड सेलर के क्या क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में आपको लिखना होता है। और इसमें अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि कैवेट इम्पेटर क्या है, इसको हम लोग लेट द बायर बीवेयर भी बोलते हैं, या क्रेता सावधान का नियम क्या है ये भी कह सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो, किराया क्रय पद्धति और विक्रय में क्या अंतर है ये आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी है इसमें कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, ये वगैरह क्वेश्चन सब आप कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको आपको करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चन ज़रूर छूट जाएंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने कुछ 7 क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है वीडियो के कि ताकि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बाद ऑफ़र क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, फ्री कंसिडरेशंस फ्री कंसेंट क्या होता है, उसके बाद कंसिडरेशंस क्या हैं, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद कौन कौन से ऐसे पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं वो, बेलमेंट और प्लेज में क्या अंतर है ये, और उसके बाद एजेंसीज़। तो एजेंसी से रिलेटेड आप को रूल्स पढ़ने हैं यहाँ पर। लेकिन इन 7 में जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है पहला क्वेश्चन, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बाद फ्री कंसेंट और कंसिडरेशन, उसके बाद बेलमेंट और प्लेज। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। आपके पास अगर गेस्ट पेपर होगा तो उसमें भी आप देखना इन सब के आगे BBI लगा होता है। तो ये टॉपिक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिखाई दे फ्री कंसेंट कंसिडरेशन से रिलेटेड चीज़ें, तो उनको आप याद कर लेना, मेन मेन पॉइंट्स वगैरह याद कर लेना। तो ये था पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट सा सभी टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। अब एक रह गया पार्टनरशिप। तो जैसे पार्टनरशिप है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। ये आप 11th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा पहले आपने 11th में, फिर 12th में आपने अकाउंट्स में इसको पढ़ा होगा। तो ये आसान है। साझेदारी क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं साझेदारी में, और लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में, मतलब पुराना पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में क्या अंतर है, ये आपको इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। अगर एक जगह हम लोग सबको रख देते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा देखना और एनालिसिस करना भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पर जितने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं वही ज़्यादातर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इतने ही क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। गुड बाय।